बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 14 क्रिया। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। चलिए सबसे पहले जानते हैं क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया से किसी कार्य के होने व करने का बोध होता है। प्रत्येक कार्य में क्रिया अवश्य होती है। बिना क्रिया के कोई भी वाक्य नहीं बन सकता। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया व सकर्मक क्रिया। निकुंज सीढ़ियों के पास गया, ऊपर जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखी हुई थी। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को पुनः पढ़ा। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने एल्बम को झट से अपनी कमीज में छिपा लिया, फिर दराज को बंद करके सीढ़ियां उतरकर घर की ओर चल दिया। उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द किसी न किसी कार्य के करने को दर्शा रहे हैं। इन शब्दों को क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे है धातु। धातु किसे कहते हैं? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे लिख, पढ़, जा, खा, गा, सा, पा आदि। क्रिया का सामान्य रूप यह है। मूल धातु में ना प्रत्यय के योग से बनता है। जैसे लिख मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने से लिखना शब्द बनता है। यह क्रिया का सामान्य रूप है। इस प्रकार पढ़म जमा ना अर्थात पढ़ना, चल जमा ना चलना आदि। आगे है क्रिया के भेद। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। कर्म के आधार पर, नंबर 2 रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, इन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर ही पड़ता है। जैसे लड़की भागती है तो कौन भागती है? लड़की। उसी तरह हाथी बैठा है, कौन बैठा है? हाथी। इन दोनों वाक्यों में भागने और बैठने का फल सीधा कर्ता लड़की और हाथी पर पड़ रहा है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, फिर है सकर्मक क्रिया। इन क्रियाओं का फल कर्ता के अतिरिक्त कर्म पर पड़ता है। जैसे मदारी बंदर को नचा रहा है, सीता फूल तोड़ रही है। इन दोनों वाक्यों में नाचने और तोड़ने का फल बंदर और फूल पर पड़ रहा है, अतः बंदर और फूल कर्म है, अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। आगे है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। पहला है सामान्य क्रिया, जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है, वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे आप आए, वह नहाया। दूसरा है संयुक्त क्रिया, जहाँ 2 अथवा अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो, वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे सविता महाभारत पढ़ने लगी। दूसरा, वह खा चुका।
आगे है नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे हथियाना, शर्माना, अपनाना, लजाना, झुटलाना आदि। आगे प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया से पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ऐसी क्रियाओं के दो कर्ता होते हैं, एक तो प्रेरक कर्ता और एक होता है प्रेरित कर्ता। प्रेरक कर्ता है प्रेरणा प्रदान करने वाला और प्रेरित कर्ता होता है प्रेरणा लेने वाला। जैसे श्यामा राधा से पत्र लिखवाती है। इस उदाहरण में वास्तव में पत्र तो राधा लिखती है, किंतु उसको लिखने की प्रेरणा देती है श्यामा। अतः लिखवाना क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है और इस वाक्य में श्यामा प्रेरक वार्ता है, प्रेरक करता है और राधा प्रेरित करता है। ठीक है, तो बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा क्रिया से किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है। क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं: संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। सकर्मक क्रिया में जब दो कर्म एक साथ आते हैं तो वह द्विकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।